सबसे मजबूत और असरदार तरीका गोल बेस्ड प्लानिंग का SIP। बट जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक नॉर्मल इंसान अमूमन अपनी ज़िंदगी में 5 फाइनेंशियल गोल से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता। पिछले 30 सालों की इन्फ्लेशन की दर, इन्फ्लेशन का रेट 6%। नमस्कार, फंडामेंटल्स के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शरद बिंदल। नाम तो आप सबने सुना नहीं ही होगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गोल बेस्ड प्लानिंग की। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि आपको अपनी इनकम के साथ क्या करना चाहिए, उसमें से एक पार्ट था गोल बेस्ड प्लानिंग। आज हम इसको डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गोल बेस्ड प्लानिंग के 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व क्या होते हैं। सबसे पहला अप्रोच, यानी कि कैसे करनी होती है, हाउ टू डू गोल बेस्ड प्लानिंग। आप गोल बेस्ड प्लानिंग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, बाय अटैचिंग एन एग्जिस्टिंग एसेट। समझाता हूँ। मेरे पास में गाजियाबाद इंदिरापुरम में एक फ्लैट है जिसकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपए है। मेरी बेटी 10 साल की है। मुझे उम्मीद है कि 10 साल बाद जब वो 20 साल की हो जाएगी और मैं उसकी शादी करूँगा तो मुझे 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ये फ्लैट इस गोल के नाम अटैच कर दिया कि अब मैं इसको तभी बेचूंगा जब अपनी बच्चे की शादी करनी होगी। तब तक ऑब्वियसली ये 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका होगा। इसे हम कहते हैं अटैचिंग एन एसेट। दूसरा तरीका, बाय डूइंग अ लमसम इन्वेस्टमेंट। इसी केस में, इसी एग्जाम्पल में, अगर आप 65 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे 12% की रिटर्न्स के हिसाब से, जो कि यूजुअली आपको मिलेगा लार्ज कैप स्कीम्स में। ये लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ। तीसरा और सबसे मजबूत और असरदार तरीका गोल बेस्ड प्लानिंग का SIP। सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है जिससे आप अपनी मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग को गोल बेस्ड प्लानिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करना है अपनी गोल बेस्ड प्लानिंग में, the second element is going to be identification of goal। आप अपने आने वाली ज़िंदगी में फाइनेंशियल गोल्स को आराम से इत्मीनान से बैठ के सोच रहे होते हैं। ऐसे कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं जब मेरा पैसे का आउटफ्लो होगा। बोरिंग है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। मैं हर साल 5 साल पे अगर अपने वाइट वॉश कराता हूँ घर को, तो हर बार वाइट वॉश में मेरा 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाता है। ये फाइनेंशियल गोल है, इसको प्लान किया जा सकता है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स इज गोइंग टू बी दी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन गोल बेस्ड प्लानिंग। एंड व्हेन आई से गोल, आई से फाइनेंशियल गोल्स। सो एक अकॉर्डिंग टू नॉट सो मच फेमस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय नन अदर देन मी, एक इंसान की ज़िंदगी में या तो डिज़ायर होती हैं और या फिर फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उसी एग्जाम्पल को मैं फिर से लेता हूँ। मेरा एक बेटा है जो मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, ये डिज़ायर है। लेकिन अगर वो काबिल है और डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पैसे की दिक्कत ना हो, ये फाइनेंशियल गोल्स हैं। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स इन योर लाइफ। बट जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक नॉर्मल इंसान अमूमन अपनी ज़िंदगी में 5 फाइनेंशियल गोल्स से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने ऐसे 10 फाइनेंशियल गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए एक लिस्ट पॉपुलेट करी है गोल्स की, जो कि एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में बनाता है। द प्रायोरिटी ऑफ ऑल दीज गोल्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हर गोल की फ्यूचर कॉस्ट डिफरेंट होती है। फ्यूचर कॉस्ट ऑफ गोल क्या होता है, ये मैं अपने पहले वीडियो में भी एक बार इसको समझा चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि मेरा बेटा 10 साल का है। 10 साल बाद उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है और आज अगर मैं उसको भेजता हूँ तो 50 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है। 10 साल बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है उसको देखते हुए हम मान लेते हैं कि ये कॉस्ट 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो मुझे क्या प्लान करना है, मुझे 1 करोड़ रुपए की प्लानिंग करनी होगी, ना कि 50 लाख रुपए की।
जब आप किसी गोल की फ्यूचर कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है उसका टेन्योर। सो टेन्योर ऑफ गोल से आपका गोल है x, आपकी फ्यूचर कॉस्ट ऑफ गोल है y। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द टेन्योर ऑफ गोल। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपका टेन्योर ऑफ गोल था 10 साल का। जब आपको ये 3 चीज़ें पता चल जाती हैं, then only you can identify the best suitable product for you. Now when you have identified all these 3 things, here comes the most important thing, product selection. प्रोडक्ट सिलेक्शन यानी कि कौन से प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। चलिए अब इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आप एक बैंक एफडी में पैसा लगाते हैं और उस बैंक एफडी में आपको मिल रहा है 7% का रिटर्न, और अगर मैं मान लूं कि आप 20% के स्लैब में आते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो बेसिकली पोस्ट टैक्स आपको मिलेगा 5.5%। पिछले 30 सालों की इन्फ्लेशन की दर, इन्फ्लेशन का रेट 6% का है, यानी कि पोस्ट टैक्स जो रिटर्न आपको एफडी पे मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से भी कम है। और ये वजह होती है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ देखना पड़ता है। मगर 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 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ में अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अगर आप नहीं जानते हैं तो उससे तो बेहतर है कि फिर आप एफडी ही कर दें। जैसे कि पहला, रिस्क इन्वॉल्व होता है। हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कम, ज़्यादा, बहुत कम रिस्क होता है, नील नहीं होता। जो एफडी भी आप करते हैं ना बैंक में, वो भी रिस्क फ्री नहीं होती है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, बट वो डिस्कशन फिर कभी, फिलहाल हम अपने पॉइंट पे वापस लौट के आते हैं। सो हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिस्क होगा, उसको पहले से जान लेना और कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको समझ लेना। अफोर्ड कर सकते हैं से मेरा मतलब है फाइनेंशियली और फिजिकली। फाइनेंशियली यानी कि अगर आपने 100 रुपये लगाए थे स्मॉल कैप स्कीम में, वो घट के रह गए 40 रुपये बिकॉज दी मार्केट नोज डाइव्ड, तो आपको हार्ट अटैक ना आए फिजिकली, और आपके घर का खर्चा चलता रहे, वो ना रुक जाए फाइनेंशियली। सो यू हैव टू अफोर्ड दैट फाइनेंशियली एंड फिजिकली। दूसरा, देयर आर नो अश्योर्ड रिटर्न। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कोई अश्योर्ड रिटर्न नहीं होता है। सो अगर कोई भी आता है आपके पास और ये कहता है कि इस वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कोई रिस्क नहीं है और इतना अश्योर्ड रिटर्न है, तो इसका एक ही मतलब है, दैट इज़ लाइंग। तीसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है आपको। ये किसी भी सूरत हाल में डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट नहीं होता है। इनके लिए एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। यानी कि अगर आप इतना टाइम निकाल पा रहे हैं कि आप मार्केट को स्टडी कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं, आपने वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी एक्वायर कर ली हैं, देन आई एम सॉरी टू से शायद आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में होना चाहिए। एनीवे, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए, लॉयर को लॉयर का काम करने दीजिए, और एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को उसका काम करने दीजिए। यहाँ पे अपने पैसे के साथ में एक्सपेरिमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओके, लेट मी ड्रॉ अ स्केच फॉर यू। सो अगर आपके पास पैसा 6 महीने का है तो आप बैंक एफडी में या आर्बिट्राज फंड्स में लगाएंगे। बैंक एफडी आप जानते हैं, आर्बिट्राज फंड क्या होता है ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। सिर्फ आर्बिट्राज ही नहीं, मैं जितनी भी कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं इस यूनिवर्स में, उन सब के बारे में आपको अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिर भी वापस आते हैं, 6 महीने का पैसा है तो आप बैंक एफडी में डालेंगे, आप उसे इक्विटी मार्केट में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर 5 साल का पैसा है तो आप इक्विटी मार्केट में डाल सकते हैं, तो बैंक एफडी में डालना इलॉजिकल होगा। दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इसका उल्टा करते हैं। तो चूंकि इनको लगता है कि मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो 1 साल का पैसा होता है वो भी मार्केट में डाल देते हैं। फिर जब नुकसान होता है तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसका उल्टा करना होता है, 5 साल की एफडी नहीं करनी है और 6 महीने के लिए पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं डालना है। सो मेरे दर्शकों में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी लिख दें
और किस संबंध में आप क्या पूछना चाह रहे हैं ये लिख दें, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। अभी विदा लेने का समय, लेकिन एक ज़रूरी सूचना, कृपया हमारे इस एपिसोड को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा मेरे मार्केटिंग हेड नितेश ने मुझसे कहा था कहने के लिए। दिस इज शरद मिंदल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।